कोई बात नहीं। चलो देखो, द रेशो ऑफ सेकंड टू सेवेंथ, देखो दो नंबर है -7 और 65, और इनके बीच में बहुत सारे वो अर्थमेटिक मीन भरे हुए हैं। द रेशो ऑफ सेकंड टू सेवेंथ, जो सेकंड वाला अर्थमेटिक मीन है, जैसे A1 A2 ऐसे करते करते A7 आया होगा, ऐसे AN होंगे इसके अंदर टोटल। तो रेशो ऑफ सेकंड टू सेवेंथ यानी A2 अपॉन A7 ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स, टोटल जो n अर्थमेटिक मीन्स है बिटवीन -7 एंड 65 इज 1:7। इसका रेशो 1:7 है। n की वैल्यू हम लोगों को पता करनी है। अगर जितना अभी हम लोगों ने सीखा उससे कंपेयर करें तो जो पहला वाला होता है उसको हम लोग a लिखते हैं, तो a इज इक्वल टू -7 है, b इज इक्वल टू 65 है, और n की जगह n ही है जो नंबर ऑफ एम्स होते हैं। a2 और a7 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो a2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, a+2d, और a7 की वैल्यू क्या होती है, a+7d। d चाहिए लेकिन आपको, d क्या होता है बच्चों, b - a अपॉन n+1। b कितना है यहाँ पर 65, a कितना है -7, तो 65 - -7 अपॉन n+1, यानी d इक्वल टू हो गया 72 अपॉन n+1। क्लियर इतना? यहाँ पर a2 की वैल्यू डाल देते हैं a+2d, तो a+2 इंटू डी, डी की ये वैल्यू 72 अपॉन n+1 अपॉन a7 की वैल्यू a+7d, तो a+7 इंटू डी की ये वैल्यू 72 अपॉन n+1 इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, a की वैल्यू भी तो दी है ना -7, अरे बोलो, तो a की जगह -7 लिख दें। अब आप देखो इस पूरे में अननोन n ही तो है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल करोगे तो n सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बस इतना ही करना था उसमें। पॉज कर, चलिए देखिए इसमें कह रहा है फाइंड n की वैल्यू निकालनी है, सो दैट दिस क्वांटिटी मे बी द am अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन होता क्या है, पहले तो ये भी पता होना चाहिए। दो नंबर है अगर अर्थमेटिक a और b, इनके बीच में तुमने कोई एक ऐसा नंबर डाला जिसकी वजह से ये तीनों अब जो है AP में आ गए, तो c की वैल्यू जानते क्या होती है, a+b अपॉन 2। दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है, मीन कैसे निकालते हो, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन दोनों को ऐड करके 2 से ही तो डिवाइड कर दोगे, तो वही तो अर्थमेटिक मीन निकाला। तो अर्थमेटिक मीन तो ऐसे ही निकलता है, ये तो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं इस तरीके से। तो इन दो नंबर a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a+b अपॉन 2, और वो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि ये है, ये है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो सही से। ठीक, अब n पूछा उसने, तो सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, तो a+b इंटू an+b की पावर n, ये बंद करो, बंद तो है यार, बड़ी आवाज़ आ रही तब भी, इज इक्वल टू 2 a टू द पावर n+1 प्लस 2 b टू द पावर n+1, 2 से उधर। अब इधर मल्टीप्लाई करो तो a टू द पावर n+1, a की पावर n से होगी, तो a की पावर bn से होगा, तो ab की पावर n प्लस b इंटू a की पावर n प्लस b इंटू b की पावर n कितना होगा, b इंटू b की पावर n कितना होगा, b इंटू b की पावर n कितना होगा, 2bn। कुछ भी बताए जा रहे हो यार, क्या तुम क्यों पढ़ने आते हो ऐसे, यहाँ पे तुम्हारा मन ही यहाँ नहीं है? अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये पावर 1 है तो पावर में ऐड नहीं हो जाते मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दो, मल्टीप्लाई भी सिखाएं, दिक्कत हो जाएगी फिर। तो b इंटू बी का n क्या हो गया, b की पावर n+1 इज इक्वल टू, अब ये उधर चला गया है, 2a टू द पावर n+1 प्लस 2b टू द पावर n+1। अब देखो a की पावर n+1 ये, a की पावर n+1 ये, b की पावर n+1 ये, b की पावर n+1 ये, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, ab टू द पावर n प्लस ba टू द पावर n इज इक्वल टू, ये दोनों उठा के मैं उधर ले जाके माइनस कर दे रहा हूँ, ये माइनस किया तो माइनस b टू द पावर n+1, और ये माइनस किया तो माइनस a टू द पावर n+1। अब 2b की पावर n+1 में से एक b की पावर n+1 जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। इसी तरह डबल में से ये सिंगल जाएगा तो एक बचेगा, ये बचा। इधर a b की पावर n प्लस b a की टू द पावर n, ठीक है। अब
ए की पावर वाले एक साथ कर लेते हैं, बी की पावर वाले एक साथ कर लेते हैं। तो ए की पावर ये है और ए की पावर ये है, इनको एक साथ कर लेते हैं। और ये बी की पावर है, इनको एक साथ कर लेते हैं। चलो इसको इधर ले आता हूँ। तो -8n+1 प्लस b8n इज इक्वल टू, ये उधर ले जाके माइनस b8 9 नहीं ए है, हाँ ठीक है। अब ये -a(b)n उधर जाके, और यहाँ पर है +b(n+1). इतना नोट करो पहले, ऊपर लिख दिया मैंने। हमें n की वैल्यू निकालने में तक n नहीं निकल पाए हैं। देखते हैं, चलो इन दोनों में क्या कॉमन है। मैं a(n+1) को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a(n × a प्लस b(8)n इज इक्वल टू -a(b)n। b(n+1) को b(n × b लिख सकता हूँ। इन दोनों में देखो a(n) कॉमन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। a(n) कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा b, यहाँ से क्या बचेगा -a, तो b - a इज इक्वल टू, यहाँ से b(n) यहाँ भी कॉमन है, b(n) कॉमन ले लो तो -a प्लस b, तो b - a ये भी है और b - a ये भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आगे an इज इक्वल टू bn, या मैं इसको लिख सकता हूँ a(n)(b)n इज इक्वल टू 1, या मैं इसको लिख सकता हूँ a(b)n इज इक्वल टू a(b)0। चेक करो क्या किया मैंने, सही है ना। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक तो ये भी तरीका है करने का, नोट करो पहले इसको। तो जीपी में बच्चों कैसे हम लोग पहचानते हैं कि जीपी है, तो आप इस सीरीज को देखिए पहले ज़रा। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो कॉमन है। अगर मैं एक और सीरीज लिखता हूं, ये देखिए, इसमें क्या खास बात है, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 एक कॉमन रेशो है। मतलब कि अगर आप इसको और इसको डिवाइड करो 32/16 तो कितना आया 2। अगर आप इसको और इसको डिवाइड करो 16/8 तो कितना आया 2। अगर आप इसको इसको करोगे तो 2, इसको और इसको करोगे तो 2। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स चुन लीजिए और बाद वाला अपॉन पहले वाला, है ना, बाद वाला अपॉन पहले वाला। 4/2 कितना आएगा 2 आएगा। तो जब कभी इस तरह का रेशो आ रहा हो जो कि कॉमन है सब में, तब हम बोलते हैं कि ये सारे नंबर जो हैं वो एक सीरीज में, और उस सीरीज का नाम क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर हो गई इतनी बात, पहचान लेंगे। अच्छा बताइए ये है कि नहीं, बताइए। अभी देखो इसकी क्या जरूरत है, चेक करो है या नहीं। अगर 9 और 3 को करेंगे तो 9/3 3, 27/3 36/27, कहाँ 3, ये 3 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, यानी ये ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। चलिए, nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ये होता है ar⁻n-1, nth टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है a, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या मानते हैं, a मानते हैं, यानी t1 को हम लोग a मानते हैं। सेकेंड टर्म यानी n = 2 रखो, इसमें n = 2, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, ar⁻2 - 1 यानी 1, तो ar हो गया। 3 क्या होगा, 3 - 1 ar2 हो गया। फोर्थ टर्म क्या हो गया, तो ध्यान दिया, यहां अगर 4 है तो यहां 3 है, एक कम चल रहा है, ठीक है ना। इसी के चलते चलते वो आ जाता है कि nth टर्म क्या होगा, ar⁻1 कम n-1, ये देखो यही लिखा हुआ है। क्लियर हो गई इतनी बात है। तो 3 टॉपिक है इसमें, पहला तो ये nth टर्म वाला है, दूसरा सम वाला, और तीसरा ज्योमेट्रिक मीन वाला। इसको नोट करो जल्दी से। कर रहा हूँ, आर क्या है, वो कॉमन रेशियो है, बाद वाला अपॉन पहले वाला करके जो निकाल रहे हैं हम लोग। इसके अलावा आप समझिए कि अगर किसी सीरीज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसे जा रहा है, चलता जा रहा है ऐसे, मान लेते हैं इसके अंदर m टर्म्स हैं, और आपसे पूछ रहा है कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट बताइए।
कहने का मतलब इसमें 100 टर्म है, तो पूछ रहा है लास्ट से थर्ड टर्म क्या है, लास्ट से फोर्थ टर्म क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने m, और आपसे पूछ रहा है लास्ट से nth टर्म क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है AR⁻m - n। नोट कर लीजिए इसको। लास्ट टर्म का फॉर्म, लास्ट टर्म का नहीं है, लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला। इसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये एक जीपी दी हुई है, तो इसमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो टोटल टर्म कितने हैं और पीछे से कौन सा पूछा गया, तो पीछे से 4 पूछा गया तो वो तो गया n, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो n = हो गया 4। लेकिन जब तक m नहीं पता होगा तब तक नहीं होगा। m क्या है, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। तो टोटल टर्म कैसे निकलेगा, ये जो सीरीज है इसमें अगर मैं मान लेता हूं टोटल n टर्म थे सपोज, तो ये nth टर्म होता ना, है ना। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, AR⁻n - 1। अब इसमें n मत मानो क्योंकि n यहां पर मान चुके हैं, तो हम मान लेते हैं लेट इसमें p टर्म्स हैं टोटल, तो pth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, AR⁻p - 1, और उसकी वैल्यू कितनी दी है 1458। a कितना दिया आपको 2 दिया है, r कितना दिया है, r निकालो, बाद वाला पॉइंट पहले वाला 3, तो 3 to the power p - 1 = 1458। यहाँ से 3 to the power p - 1 = 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। देखो कितना आ रहा है जल्दी से, 729 आएगा। ठीक, 729 3 में किसी ना किसी की पावर होती है, सोचिए किसकी होती है, 3 की पावर 6, क्या देखो जरा 3 की पावर 6 होती है क्या, देखो चेक करो जल्दी, इसको पॉज कर दो। ये हो गया 3 की पावर 6। अब दोनों साइड कंपेयर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, p - 1 = 6, यानी p = 7, यानी ये बदल गया, इसमें टोटल 7 टर्म्स हैं। m की वैल्यू कितनी हो गई अब 7 हो गया, टोटल टर्म जो है वो 7 है। टोटल टर्म हमने कितने माने थे, इसमें p माने थे ना, p की जगह चलो टोटल टर्म अगर हम यहाँ m मान रहे हैं तो यहाँ भी m कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो m = 7 आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब जहाँ जहाँ p लिखा है वहाँ m मान लेना। ये तो m की वैल्यू 7, अब इस फॉर्मूले में रख दो, तो कितना आंसर हो जाएगा, AR⁻m - n, a की जगह 2, r की जगह 3, और m - n कितना हो गया 7 - 4 यानी 3। इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, पॉज करो सब लोग। देखो मैं ये बता रहा था आपसे, जैसे आपको कोई 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर जीपी में मानने हैं, और अगर उसने कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, कहे देयर आर 5 नंबर्स आर इन जीपी, और ज़्यादा कुछ नहीं बता रखा, खास तौर से उन नंबर के प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रखा है। अगर प्रोडक्ट के बारे में बताया रखा होता तो क्या करते, और कुछ नहीं बताया है और प्रोडक्ट तो नहीं बताया है नहीं बताया, तब क्या करते। तो यहाँ पे चलो मैं ऐसे बना लेता हूँ, प्रोडक्ट गिवन, और अगर प्रोडक्ट नॉट गिवन, तो अगर बात कर रहे हैं 3 नंबर हमें मानने हैं कि 3 नंबर्स आर इन जीपी, हमें मानने अपने मन से, तो ABC मत मानना, XYZ मत मानना, फिर कम से कम इतना तो मान लेना AR है ना। और अगर कहीं इन तीनों का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है तो फिर इन 3 नंबर को ये मानना, AR और A/, याद रहेगा। ये सवालों को छोटा कर देते हैं, अगर ये हम इमेजिनेशन तो नहीं कहेंगे, मतलब इस तरह के एजम्पशन लेकर के चलें तो जल्दी हो जाएगा सवाल। मान तो सकते हैं, AP में GP में है, आप मल्टीप्लाई कर करके देखते रहो, कॉमन रेशो सेम मिलेगा। अगर आपको 4 नंबर कहे जाए और प्रोडक्ट नहीं गिवन है तो AR, AR², AR³। लेकिन अगर इधर आ जाए कि जब इनका प्रोडक्ट भी हमें दिया हो, तो उस केस में A/R³, एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक है, AR और AR³, तब ये मानेंगे। अगर 5 नंबर की बात कर ले तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं, इधर बढ़ाते चले जाओ, AR⁴। इधर देखेंगे
तो ये हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। अब 6, 7, 8 इतना बड़े नहीं पूछता हूँ, इतने बड़े सवाल नहीं देगा। इसको नोट कर लो जल्दी से। इसी टाइप का सवाल है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 13/12। अब वो 3 नंबर आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने अभी आपको 2 तरीके बताए थे। अब इसमें कहते हैं एंड देयर प्रोडक्ट इज गिवन। देखो प्रोडक्ट गिवन है, तो अगर प्रोडक्ट गिवन होता है तो 3 नंबर को क्या मानना है, ए अपॉन आर, ए एंड ए आर। तो ये 3 नंबर इनका प्रोडक्ट है -1, आर से आर कैंसिल, ए क्यूब इज इक्वल टू -1, तो ए इज इक्वल टू -1, ठीक है, ए आ गया। फिर क्या रखा है, इनका जो सम था वो 13/12 था, तो तीनों का सम कर लो, a बाई आर प्लस ए आर, ये कितना था 13/12। a की वैल्यू -1 रख दो तो -1/r प्लस -1 प्लस -1 इंटू आर इज इक्वल टू 13/12। इस पूरे में आर अननोन है ना, केवल आर पता चल जाएगा, नहीं सॉल्व हो गया। जब आपको ए पता चल गया और आर पता चल गया तो आपको ये तीनों नंबर मिल गए कि नहीं मिल गए, बस यही आपसे पूछा था। कैलकुलेशन खुद करिएगा। टाइप के सवाल, अगर 3 नंबर ए बी सी जीपी में होते हैं, अगर बता दिया गया कि ये जीपी में है, तो इसका मतलब ये होगा ना कि दिस अपॉन दिस, इधर देखो 3 नंबर ए बी सी अगर जीपी में है तो इसका मतलब ये होगा ना कि दिस अपॉन दिस यानी बी अपॉन सी बराबर होगा दिस अपॉन दिस यानी कि सी अपॉन बी। सही है ना। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो सी स्क्वायर बराबर, अरे एक मिनट यहाँ गड़बड़, बी अपॉन ए बराबर होगा सी अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई सी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू। इसका मतलब 3 नंबर जीपी में अगर होते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर बराबर होता है किनारे वालों के प्रोडक्ट के। 3 नंबर अगर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर बराबर होता है किनारे वाले के प्रोडक्ट के। एपी में क्या होता था, 3 नंबर अगर एपी में है तो बीच वाले का डबल बराबर होता था किनारे वाले के सम के। वो वीडियो में तुम लोग देख लेना, उसमें मैंने बताया जीपी में ये। अच्छा, अब इसमें एक नए तरह के सवाल ये हैं कि अगर ए बी सी डी जीपी में है तो प्रूफ करिए ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी प्लस डी भी जीपी में होंगे। एपी में क्या होता था कि 3 नंबर अगर एपी में है तो उसमें तुम कुछ ऐड कर दो, कुछ मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, वो एपी में ही रहता था। जीपी में ऐसा नहीं है, जीपी में ऐसा नहीं है। अब इसको कैसे करें, बड़ा सिंपल से, अगर सोचो ये तीनों नंबर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें और किनारे वाले के प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लें, वो बराबर आ गए तो जीपी में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अच्छा, एक ये चीज पहले से दी है कि ए बी सी डी जीपी में है, तो इसका मतलब क्या है ये ध्यान देना। जब भी ए बी सी डी जीपी में दिए तो हम इनको क्या मान सकते हैं 4 नंबरों को, बताओ। अभी तो सिखाया था मैंने, अभी मैंने बताया था ना, आप क्या मान सकते हैं। हाँ, क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो दिया नहीं है, पर 4 नंबर जीपी में बता दिया एबीसीडी, तो इनको क्या मान सकते हैं हम, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। तो ये एबीसीडी की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब प्रूफ करना है कि ये जीपी में है, तो अगर ये जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किनारे वालों के प्रोडक्ट के। तो अब मैं b प्लस सी का स्क्वायर, अब मैं LHS निकालूंगा पहले। LHS क्या होगा, b प्लस सी का होल स्क्वायर, b क्या है ए आर, सी क्या है ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं LHS निकालूंगा ऐसे, फिर मैं इस RHS की वैल्यू निकालूंगा, ये RHS है ना, इसकी वैल्यू निकालूंगा a प्लस बी यानी कि a प्लस ए आर, और c प्लस डी यानी कि ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करके LHS निकालूंगा, इसको मल्टीप्लाई करके RHS निकालूंगा, दोनों बराबर आ जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों जीपी में है। पॉज कर दो, बोलो क्या दिक्कत। चलो नेक्स्ट है बच्चों हम लोग का सम ऑफ जीपी। तो सम के लिए कई सारे फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। पहला फॉर्मूला है a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1, r कॉमन रेशो, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स।
एन लिखा ना फाइनाइट जीपी है, मतलब 10 टर्म होंगे, 20 टर्म होंगे, 30 टर्म होंगे, इस तरह से नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट है। और यहाँ पे मैंने लिखा है आर ग्रेटर देन 1, तो आर ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला, आर लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला। ये थोड़ा लिखने में अच्छा लगता है। देखो आर लेस देन 1 से छोटा है ना तो 1 माइनस आर, क्योंकि 1 से आर जो है वो 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस तो है नहीं। अगर दोनों में ही माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो यही तो मिल जाएगा, है ना। लेकिन तुम्हें याद रहे कि आर लेस देन 1 के लिए क्या लगाना है और आर ग्रेटर देन 1 के लिए क्या लगाना है। अगर इनफाइनाइट सीरीज है, मतलब नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है, पता ही नहीं है, डॉट 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 चल रही है सीरीज, तो बड़ा आसान फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर, ए पहला टर्म आर कॉमन रेशो। अगर लास्ट टर्म आपको पता हो एल, तो एल के टर्म में ये दो फॉर्मूले, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये यूज करने को मिलने वाला है आपका, लास्ट टर्म मिल जाए पहले से ही तो ये फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए पहला सवाल, फाइंड सम ऑफ 3, 6, 12 अप टू 5 टर्म्स। तो पहले तो भैया ये चेक करो ये जीपी है भी या नहीं। तो 6/3 2, 12/6 2, तो जीपी है। पहला सवाल कर रहे हैं और जीपी का जो आर है वो कितना है 2 और फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है। अप टू 5 टर्म्स यानी 5 टर्म का सम, यानी एन बराबर कितना हो गया 5 हो गया, है ना। यहाँ पे आर इक्वल्स टू 2 है, ग्रेटर देन 1 है ना, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये सम का फॉर्मूला हो गया। ए की जगह रख दीजिए 3, आर 2 टू द पावर n की जगह 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सुनते रहिए अभी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड सम ऑफ दिस। तो अभी क्या यहाँ पर तो कॉमा कॉमा करके लिखा हुआ था, यहाँ थोड़ा प्लस माइनस के साथ लिख दिया, तो बच्चों को डाउट होने लगता है। कोई दिक्कत नहीं, पहला टर्म है 1, दूसरा -1/2, तीसरा 1/4, चौथा -1/8, ऐसे है ये। इनका सम चाहिए। तो ए कितना हो गया बच्चों 1, और कॉमन रेशो बाद वाला अपॉन पहले वाला, तो -1/2 1 कितना हो जाएगा -1/2। लेकिन आगे चेक कर लेना वो कॉमन रेशो सेम है भी कि नहीं, जीपी है भी या नहीं, ये चेक करते रहना। तो इस केस में तो है, तो आर इतना हो गया n कितना अप टू 8। तो उठा कर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन ए 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब देखो 1 माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से छोटी है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला। सबकी वैल्यू डाल देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, नोट करो। ये देखो, फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म इसमें होने चाहिए कि इसका जो सम है वो 7000 से बड़ा हो जाए। जैसे अभी तो 7000 से बड़ा नहीं है ना, 1 + 3 4, 4 + 9 13, 7000। तो कितने इसमें होने चाहिए कि सम जो है वो 7000 से बड़ा हो जाए। तो मान लेते हैं कि लेट देयर आर n टर्म्स, तो सम का फॉर्मूला निकालते हैं। a की जगह 1 हो जाएगा, और r कितना है इसका 3/1 या 3/3, तो 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, सही है ना। r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये सम है। उस सम को ग्रेटर देन 7000 होना चाहिए, ऐसा n हमें लेना है। देखते हैं अभी, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 7000 होना चाहिए। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर कैंसिल होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14000 हो जाएगा। तो 3 की पावर n माइनस 1 जो है वो 14000 से बड़ा होना चाहिए, सही है इतना। अच्छा एक गड़बड़ हो गया कुछ, ये जो पावर में नहीं है भाई, ये तो ऐसे होता है ना, है ना। r टू द पावर n माइनस 1 नीचे होता है ना, ये ऐसे पावर में थोड़ी होता है, ये हुआ। तो 3 की पावर n, तुम समझे, 3 की पावर n ग्रेटर देन 14001, इतना आ गया। अब बताओ 3 की कितनी पावर ली जाए कि 14000 से बड़ा हो जाए या 14001 से बड़ा हो जाए। तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। जैसे 3 की पावर 6 तो 729 होता है, 3 की पावर 8 चेक करो, 3 की पावर 9 चेक करो, तो किसी एक पे ऐसा आएगा, बताओ। 3 की पावर 9 सॉल्व भी हमारे पास, देख लेते हैं एक बारी। 3 की पावर 9 पे ज़्यादा आ रहा है। 3 की पावर 9 की जो वैल्यू है बच्चों, वो मेरे पास लिखी है 19683, 19683 आ रही है। इससे बड़ी आ गई कि नहीं आ गई। तो अगर यहाँ पे तुमने n की वैल्यू 9 रखी तो ये, और 8 रख के भी चेक कर लो, 8 पे बड़ा नहीं आ रहा, यानी n बराबर कितना होना चाहिए 9, यानी 9 टर्म इसके अंदर होने चाहिए, तब जो समय वो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा।
ओके